सुभाष कुमार सुमंस, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ में नीट का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज 29 मार्च है और अभी से करीब करीब 1 महीना ही बाकी है नीट का। तो हमको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या रखना चाहिए जिससे मेरा नीट में एक अच्छा स्कोर हो, किसी भी स्टूडेंट का अच्छा स्कोर हो। चूँकि हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा स्ट्रेटजी ही एक अच्छे स्कोर में तब्दील होता है। अब जैसे लास्ट ईयर मैं नीट का एग्ज़ाम दिया था, मेरा नीट में लास्ट ईयर स्कोर था 660 और आउट ऑफ 720। पिछले साल हम सभी जानते हैं कि 200 क्वेश्चन होता था जिसमें से 180 सॉल्व करना होता था, बट इस बार रूल थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इस बार 180 क्वेश्चन हैं, 180 क्वेश्चन में से आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं वो 180 है और टोटल 720 का एग्ज़ाम है। तो हम आज बात करने वाले स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग्स। तो मेरा क्या स्ट्रेटजी था लास्ट ईयर, मैं वो बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरा स्ट्रेटजी ये था कि मतलब अगले 1 सप्ताह क्या पढ़ना है, मेरा समझो कि एग्ज़ाम दे करके आया संडे को और उस रोज़ मेरा डिसाइड हो जाता था कि मुझे इस वीक में मुझे इतना सिलेबस को ख़त्म करना है और मुझे कल क्या पढ़ना वो कल नहीं सोचते थे हम, वो आज ही जब रात में सोने गए उस वक्त मेरा डिसाइड हो जाता था कि मुझे कल क्या पढ़ना है। इससे क्या होता है कि कल जब तुम वेकअप होगे तो फिर तुमको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि पढ़ना क्या है, वो पहले से डिसाइडेड होता है। और इससे क्या होता है तुमको स्ट्रेटजी और समझो कि एक तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि भर दिन मुझे क्या करना है वो पहले से क्लियर है, ठीक है। और मेरा ये रहता था कि मैं पूरा भर दिन समझो कि एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। मेरा ये था कि सुबह से लेकर के जब से सुबह उठे उसके बाद से लेकर के 12 बजे तक मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर 1 बजे से लेकर के 1 या 2 बजे से लेकर के 10 बजे के आसपास तक, मतलब 9-10 बजे तक समझो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा और उस पर से 10 बजे स्टार्ट होता था, लगभग 2 बजे के आसपास तक फिर मैं थर्ड सब्जेक्ट को या फिर समझो कि मतलब चेंज करके पढ़ता था। मेरा लगातार भर दिन एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। तुम एक ही सब्जेक्ट को भर दिन पढ़ोगे तो तुम बोर हो जाओगे और फिर तुमको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, और जब तुम पढ़ोगे नहीं तो अच्छा स्कोर होगा नहीं। तो सबसे पहला स्टेप तो मेरा ये था कि हम मतलब स्प्लिट करके पूरा डे टाइम को स्प्लिट करके हम पढ़ते थे। दूसरा ये था कि अब जैसे क्या होता है बहुत आदमी अभी 1 महीना जो लास्ट बाकी है इसमें भी नया-नया ट्राई करते हैं, तो हम तो ऐसा नहीं करते थे। और मुझे लगता है कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ ऐसा कोई नहीं होगा जो ये बोलेगा कि नया कुछ चीज़ पढ़ो अभी 1 महीने में, क्योंकि तुम नया पढ़ोगे तो फिर समझो कि पुराना का रिवीजन कर नहीं पाओगे। इसलिए नया कोई पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। अब तुम जो पढ़े हो वो समझो सफिशिएंट है और इसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और कोई नया चीज़ ट्राई मत करो। उस पर से क्या है कि बहुत सारे आदमी अभी सोच रहे होंगे या फिर कमेंट करेंगे कि प्रेशर अभी फील होता है। तो वो नॉर्मल सा प्रक्रिया है कि अगर कोई इंसान अगर कोई चीज़ के प्रति समझो कितना मेहनत किया है और वो समझो पूरा मेहनत समझो कि 3 घंटे में ही समझो कि उसको पूरा आउटपुट में तब्दील करना है, तो प्रेशर तो होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन प्रेशर इतना भी मत ले लो कि वो तुम्हारे मेंटल स्टेट पे हावी हो जाए। उसको समझो रिलीव करने का सबसे ये है कि तुम अपना एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट के अकॉर्डिंग चलो। समझो ये नहीं कि कोई 3rd पर्सन का ये टारगेट है, कोई 4th पर्सन ये कर रहा है, वैसे नहीं। अपना एक प्रॉपर होना चाहिए और उस पर फॉलो करो तुम, ठीक है। दुनिया क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और प्रेशर होना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो कहते हैं ना कि वो पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धराए प्रतिकूल न हो। तो अगर इतना ही आसान होता नीट एग्ज़ाम तो सभी कर लेता। जैसे लास्ट ईयर लगभग 24 लाख बच्चा दिया था नीट का एग्ज़ाम, सिलेक्शन कितना हुआ होगा, करीब करीब वही 25-26 हज़ार बच्चा का हुआ होगा। इस बार भी क्या होगा, लगभग 25-26 लाख बैठेगा और वो 25-26 हज़ार का सिलेक्शन होगा। तो सबका सब अगर प्रेशर को हैंडल कर लेता, सबका सब पढ़ने में कैपेबल हो जाता तो सबका हो जाता सिलेक्शन। तो कहीं ना कहीं समझो कि अगर सेपरेट हो रहा है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है, समझो कि वो समझो वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा, वो पढ़ नहीं पा रहा, तभी वो सेपरेट हो रहा है तुमसे। तुम डिजर्व करते हो ये मान के चलो। देखो कितना भी बच्चा बैठ जाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो कंपटीशन है वो 1 लाख बच्चे में ही है, उसके अलावा समझो भीड़ है, उसके अलावा समझो किसी का कुछ होना नहीं है। वो बस भीड़ का हिस्सा है। 1 लाख बच्चे से तुम्हारा कंपटीशन है और उससे समझो कि तुमको नॉलेज के लेवल पे, टेम्परामेंट के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे सब कुछ पे फाइट करना है। मतलब समझो कि किसी बालक का अगर आज की डेट में 650 स्कोर हो रहा है और किसी का 600 स्कोर हो रहा है और मान लो कोई 3rd पर्सन है जिसका 550 स्कोर हो रहा है, तो समझो इस तीनों का सिलेक्शन पॉसिबल है। 650 वाले अगर टेम्परामेंटली वीक हो जाएगा, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो फिर उसका नहीं होगा।
अगर 600 वाले प्रेशर को हैंडल कर पाया, 550 वाला हैंडल कर पाया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे मेरे कुछ दोस्त रहे हैं जिसका स्कोर्स मैं देखता था कि भाई उसका पार्ट टेस्ट में समझो या फिर एलन का जो मेजर होता था उसमें करीब करीब उसका स्कोर वही 550 600 ऐसे हुआ करता था, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। और कोई ऐसे मेरा दोस्त था जिसका 620 630 या 650 लाता था, वो कुछ नंबर से जा कर के रुक गया है। क्यों? ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं था, नॉलेज पूरा है, बट समझो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। और जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक चीज़ और चीज़ को फोकस करना, वो क्या कि जब पेपर पढ़ते हो ना तो पूरा एकदम समझो कि फोकस हो करके। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इस बार नीट के एग्ज़ाम में था क्यूबाइडल एपिथेलियम्स और उससे सवाल था, और आदमी पढ़ते पढ़ते समझो कि कॉलमनर पढ़ लिया। अब कॉलमनर पढ़ लिया तो कॉलमनर के हिसाब से आंसर देगा, अब कॉलमनर के हिसाब से देगा तो उसको समझो कि गलत हो गया। अब ये तो मतलब नहीं कि उसको आता नहीं था, आता प्रॉपर था, सब कुछ जानता था, लेकिन गलती हो गया। अब गलती हो गया तो नंबर तो उसको समझो कि 4 तो गया ही, एक निगेटिव ही कटेगा। तो इसीलिए समझो खुद को शांत रखना है, और क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, ये नहीं कि ऊपर पढ़ लिया और भाग गए। जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तो क्या होता है, कई बार पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और दूसरा क्या रहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, दोनों का आंसर अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, और ज़्यादा लोड वोड लेने का ज़रूरत नहीं है। तुम अगर 600 स्कोर कर रहे हो, 550 स्कोर कर रहे हो, तुम भी कंपटीशन में हो, 650 वाले भी कंपटीशन में हैं। तो अब समझो कि लास्ट टाइम जो बचा है ना 1 मंथ, ये सब का सब टेम्परामेंट का खेल बच गया है, नॉलेज का है ही नहीं। ये समझो 550 उसके पास भी सफिशिएंट नॉलेज है, 650 वाला को भी सफिशिएंट नॉलेज है, और 700 वाला को सफिशिएंट नॉलेज है। अब सिर्फ और सिर्फ टेम्परामेंट पे होएगा, जो टेम्परामेंट जितना स्ट्रांग होगा वो अच्छा स्कोर करेगा, जो टेम्परामेंट जितना वीक होगा वो उतना समझो कि उसका स्कोर ख़राब होएगा। और अभी के डेट में समझो कि कोई भी नया क्वेश्चन बनाने का कोशिश मत करो, ये नहीं कि दूसरा कोचिंग का तीसरा कोचिंग का बनाए जा रहे, नहीं, तुम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उस पर पूरा 100% विश्वास रखो और उसी का क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई नया क्वेश्चन सॉल्व मत करो, क्योंकि अभी समझो कि तुमको कोई क्वेश्चन रुक गया तो तुमको लगेगा कि क्वेश्चन हमको ये कॉन्सेप्ट हमको तो आता ही नहीं है, और उससे क्या होगा, तुम्हारा एनर्जी डाउन होगा, तुम मेंटली समझो कि तुम स्टेबल नहीं रह पाओगे कि भाई मेरा तो तैयारी ही नहीं है, जबकि तैयारी तुम्हारा पूरा है। वो समझो क्वेश्चन जो तुमको दिया उससे भी नहीं बना होगा, वो तुम्हारा मोरल डाउन करने के लिए क्वेश्चन दिया है। तो दूसरे का क्वेश्चन बनाओ ही मत, अपना एक प्रॉपर समझो कि ये सोचो कि मुझे इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसी को सॉल्व करना है। दूसरा कोई पूछना है तो बोलो मुझे आता ही नहीं है, दूसरा क्या सोचता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जैसे मान लो कि कोई एलन का बच्चा है तो उसे तो हम यही समझो कि एडवाइस देंगे आज के डेट में कि वो एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड बनाए, स्पेशली बोला जाए तो सेकंड बनाओ, PYQ। थर्ड एक्सरसाइज या फिर कोई और भी बुक दिया वो सब मत बनाओ, वो सबसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम सेकंड एक्सरसाइज अभी के डेट में बना रहे हो ना, प्रॉपर पूरा बन रहा है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और सेकंड का बना ले रहो तो पूरा तो तुम्हारा सिलेक्शन होने ही वाला है, तुम उसके लिए टेंशन मत लो। और बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी समझो कि तुम सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करो, दूसरा तीसरा कोई बुक से मतलब मत रखो। NCERT का डायग्राम हो, हालांकि लास्ट ईयर डायग्राम से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड यही रहा लास्ट को छोड़कर कि 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन समझो कि हमेशा NCERT के डायग्राम से रहा है। तो डायग्राम को देखो, पूरा NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो, और उससे बाहर तुम समझो कि कोई भी बुक मत पढ़ो। दूसरा बुक पढ़ने से बेहतर है कि NCERT के लाइन बाय लाइन समझो 3 बार 4 बार, जितना बार 1 महीना में तुम बचा है 2 बार पढ़ सकते हो, तो उसको पढ़ो अच्छे से, और वही तुम्हारा सिलेक्शन दिलवाएगा। और इसके अलावा समझो कि अगर कोई सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जैसे फिजिक्स के, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक समझो वीडियो बना तुम चाहते हो, या फिर समझो कि कोई चैप्टर पे कोई टॉपिक पे अगर चाहते हो तो कमेंट करो, और उस पर हम वीडियो बना के तुम्हारा हेल्प करेंगे। चलो बाय।